तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सब ठीक है? चलो, कल कुछ होमवर्क मैंने दिए थे। आपने? हाँ जी, एक सवाल था। अच्छा, चेहरे देखकर बताए दिख रहा है कि होमवर्क तो भूल गए, है ना? कोई बात नहीं, ये अगेन अगले दिन के लिए होमवर्क है, आप उसको नोट करें। ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंट्स ने अगर कुछ किया हो तो बताएं, वो कमेंट्स कर सकते हैं जी। तो ये होमवर्क नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है? और जो चीज़ें आज कुछ होंगी होमवर्क में, वो आपको अगले दिन कर लेकर आना है, ठीक? हम बात कर रहे थे भूगोल की। भूगोल में हमने कुछ चीज़ें देखी थी ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, उसका अर्थ क्या है, कौन इसके फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम भूगोल का यानी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, मानव की गतिविधियों का, मानव संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी शाखाएं देखी थी और उस शाखाओं में उसका अध्ययन किया था, ठीक है? तो ये एक लाइन, जो वन लाइन फैक्ट्स वाले सवाल होते हैं, उसको आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, ठीक है? आज हम बात कर रहे हैं भूगोल में नेक्स्ट चैप्टर की, ये है ठीक है। पीछे क्लियर है, दिखाई दे रहा है? अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पृथ्वी के गोल होने का मत सर्वप्रथम किसने दिया था? अरस्तु ने, ठीक है? उन्होंने अपने जितने भी रिसर्च थे, उनका अनुसंधान था, और उसके आधार पर उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है गोल है। इसके पहले जितने भी भूगोलवेत्ता आए थे, जोग्राफर्स आए थे, इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी, सबने अपने अपने मत दिए थे कि चौकोन है, चपटी है, आयताकार है, सभी के अपने मत थे। लेकिन जो अरस्तु साहब का मत था कि पृथ्वी गोल है, ये अभी वर्तमान समय तक सर्वमान्य है, ठीक है? उसके पीछे की जो कारण है, वो कारण भी आपको पता चलेंगे कि क्यों ये गोल है, क्यों हो सकती है। आप अपना मत रखें, अपना मत रखें, आप बताएं गोल क्यों हो सकती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है? कि पृथ्वी का एक केंद्र है और उस केंद्र के द्वारा आकर्षण शक्ति है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी है उसका आकार गोल है। इसके बाहर की चीजें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर है, इसलिए वो उससे अलग हो गई है, ठीक है? तो जो आपकी पृथ्वी का गोल होने का कारण है, उन्होंने ये बताया था, मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई अदृश्य शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति के कारण जो पृथ्वी है वो पृथ्वी गोल दिखाई देती है ना? कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सभी तत्वों को, सभी अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है? तो इस कारण से आपकी जो पृथ्वी है वो गोल दिखाई देती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। सभी ने थोड़ा थोड़ा बेसिक पहले पढ़ा है, हम स्कूल लेवल पे ये सब चीजों को पढ़कर आए हैं, यहाँ पर हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी हाइपोथेटिकल लाइंस है, ठीक है? ये हाइपोथेटिकल लाइंस जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? पृथ्वी का आकार आप देख रहे हैं कि पृथ्वी में आपको इतनी चीजें तो पता है कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे आपके कितने महाद्वीप हैं? हाँ जी, हाँ जी। और महासागर?
5। जी, आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाले कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों की संख्या है 7 और महासागरों की संख्या है 5। ठीक है, इतने बड़े ये महासागर हैं, इतने सारे ऐसे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप और महासागर की इतनी स्थिति है, तो क्या पृथ्वी को एक समय पे उसको जान पाना संभव है? नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी को समझने के लिए उसका एक प्रतिमान तैयार किया गया, उसका एक डमी तैयार किया गया, उसका एक नमूना तैयार किया गया, मॉडल तैयार किया गया, जिसे हम कहते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब तो सभी ने देखा होगा, आपके कॉलेज में, आपकी क्लासेस में ग्लोब होंगे, या स्कूल लेवल से आए हैं तो आपने ग्लोब तो एटलीस्ट देखा होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का प्रतिमान यानी कि उसका एक डमी, उसका एक मॉडल, जिसे हम बोलते हैं ग्लोब। और ग्लोब की खोज किसने की? हाँ जी, मार्टिन बेहम। ठीक है, तो ग्लोब की खोज का आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम, इन्होंने ग्लोब की खोज की, ग्लोब के आविष्कारकर्ता, डिस्कवर्ड बाय मार्टिन बेहम। ठीक है जी, तो पृथ्वी का प्रतिमान तैयार हो गया, ग्लोब तैयार हो गया, और पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो इसके अंतर्गत कि ये जो है ये समस्त काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं, हाइपोथेटिकल लाइंस। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और पृथ्वी पर हो रही सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं उसकी स्थिति को पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हम पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। और गतिविधियां कौन सी हो सकती है? कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, किसी देश, किसी नगर, महाद्वीप है, इस महाद्वीप में पाए जाने वाले देश, इसमें पाए जाने वाले नगर, इनकी स्थिति और यहां पर बदल रहे समय को ज्ञात करने के लिए, है ना, और साथ ही यहां की जलवायु को ज्ञात करने के लिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? ठीक है, कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर किसी देश, किसी नगर की वस्तु स्थिति यानी उस देश की स्थिति, उस देश की जलवायु, उस देश के मौसम और उस देश के समय में हो रहे परिवर्तन का अध्ययन इसकी सहायता से हम करते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके द्वारा हम किसी देश, नगर की जलवायु, मौसम, समय और उसकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पहले अक्षांश की। ठीक है, क्लियर? हम यहां पर बात कर रहे हैं अक्षांश की। तो अक्षांश रेखाएं क्या है? लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड्स। कोई बताएगा? पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो लेटी हुई है या क्षैतिज अवस्था में। लैटिट्यूड लेटी हुई, ठीक है, याद रखने के लिए लैटिट्यूड है तो लेटी हुई रेखाएं यानी कि जो क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है। ठीक, तो पृथ्वी पर खींची गई इस टाइप की जो लाइंस हैं
यानी कि जो हॉरिजॉन्टल खींची गई है, क्षैतिज अवस्था में खींची गई लाइंस या लेटी हुई लाइंस जो है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं जो है, इसके आधार पर हम किसी भी स्थान के या किसी नगर के मौसम और उसकी जलवायु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और साथ ही उस नगर की स्थिति का भी अध्ययन करते हैं। ठीक, क्लियर? कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं के कारण हम किसी नगर की स्थिति, उसकी जलवायु और उसके मौसम का अध्ययन करते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम अक्षांश या फिर लिख सकते हो कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिसकी सहायता से किसी देश अथवा नगर की जलवायु, मौसम या उसकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? पृथ्वी पर अगर पृथ्वी की स्टडी करनी थी तो पृथ्वी की स्टडी के लिए इसके मध्य से एक रेखा खींची गई जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, भूमध्य। भूमध्य यानी भू यानी पृथ्वी और पृथ्वी के मध्य, तो पृथ्वी के मध्य खींची गई रेखा भूमध्य रेखा। ठीक है, पृथ्वी के बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा, और इसे जो कोऑर्डिनेट दिया गया उसे दिया गया 0 डिग्री कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो दिया गया 0 डिग्री कोऑर्डिनेट और इसे कहा गया भूमध्य रेखा। इसे कहा जाता है विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्लियर? अब पृथ्वी 2 भागों में बट गई। ठीक है, अब इस 2 भागों में बटने के कारण पृथ्वी में 2 गोलार्धों का निर्माण हुआ। एक है आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है वो दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के बारे में आप ये तो जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से 23 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी का ये अक्ष हो गया। अब इससे ये 23 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, कुछ ऐसी। ये इसका अक्ष हो गया, ये लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर? तो ये आपका कौन सा पोल है? उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव वाला जो ये गोलार्ध है इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भूमध्य रेखा के बनने के साथ ही 2 प्रकार के गोलार्ध आपको पृथ्वी पर देखने मिलते हैं। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? ठीक है, 0 डिग्री पर कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इससे ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ जी। तो जो उत्तरी ध्रुव की तरफ बनने वाला गोलार्ध है वो है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ बनने वाला गोलार्ध है वो है दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ठीक है, इसी भूमध्य रेखा के पास जो सूर्य होता है, वो सूर्य की जो किरण है वो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ठीक है,
और सूर्य की किरण सीधी पड़ने के कारण या लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर जो तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है। अगर विश्व में, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान जो पाया जाता है, इक्वेटर लाइन पर पाए जाने वाले जितने भी देश, जितने भी नगर है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर सीधा और लंबवत पड़ता है। और जब कोई चीज सीधी या लंबवत गिरती है तो उसका अपवर्तन अथवा परावर्तन नहीं हो पाता, है ना। और परावर्तन नहीं हो पाता, यानी रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, तो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। तो सूर्य किरण, सूर्य का प्रकाश जो है वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा या सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है, और लंबवत पड़ने के कारण उस प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण से भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले देश हैं, नगर हैं, ये सर्वाधिक गर्म होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन समझ में आया क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा और लंबवत पड़ता है, और लंबवत होने के कारण इस प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, और परावर्तन संभव नहीं होने के कारण यहां पर जो है तापमान अन्य देशों की अपेक्षा या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, और यहां पर हमेशा सर्वाधिक ही होता है। ठीक है, तो भूमध्य जो रेखा है, इस भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक होता है, इसे शून्य अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा में जितनी चीजें आपने पढ़ी, अभी जितनी चीजें जानी, उनको आप लिख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है अक्षांश के अंतर्गत ही हम चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लैटिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं। तो भूमध्य रेखा कोऑर्डिनेट कितना? 0 डिग्री, है ना। तो आप लिख लीजिए पृथ्वी के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा, उसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने के कारण ही इसे कहा जाता है शून्य अक्षांश रेखा। बेटा ये सारी चीजें आपके मेंस में बहुत काम आएंगे, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको मेंस में काम आएंगे बहुत ज्यादा। शून्य अक्षांश रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के कारण ही पृथ्वी 2 बराबर भागों में बंट जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्माण हो जाता है। आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि भूमध्य रेखा के कारण ही पृथ्वी 2 गोलार्धों में बंट जाती है। उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाने वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी ध्रुव की ओर पाया जाने वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्लियर? भूमध्य रेखा पर अच्छा लिख लीजिए, उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाने वाला पृथ्वी का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर, और दक्षिण ध्रुव की तरफ पाया जाने वाला पृथ्वी का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? अभी समझ में आएगा जितनी चीजें बेटा, अभी भौगोलिक स्थितियां समझ में आएगी, धर्म का समझ में आएगा कि धर्म कैसे बने, क्यों बने, उसका हम अनुपालन क्यों करते हैं, वो सारी चीजें भूगोल में छिपी हुई है। ठीक है, क्लियर है जी। भूमध्य रेखा का जो भाग है, ये भूमध्य रेखा का भाग आप साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे चौड़ा भाग, अगर आप देख रहे हैं पृथ्वी की अगर गोलाई है, उस गोलाई में सबसे व्यास, उसका जो डायमीटर है, वो सबसे अधिक कहां पर होगा? यहां होगा, है ना, यानी कौन सी लाइन पे? इक्वेटर पे होगा। क्लियर? तो जो आपका भूमध्य रेखा होती है, इस भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका मान सबसे कम होता है। आप इस लाइन को लिख लीजिए कि जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका मान सबसे कम होता है।
और जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। क्लियर? कि अगर आप भूमध्य रेखा पर हैं तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं। क्यों? डायमीटर सबसे अधिक है। किसी अन्य की अपेक्षा यहां पर डायमीटर जो है वो आपको दिखाई देगा सबसे अधिक, बिल्कुल दिखेगा, व्यास दिखेगा ना यहां पर सबसे अधिक, और जबकि इनकी अपेक्षा यहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये धीरे धीरे कम होते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे बीच में हो रहा है ना, केंद्र की बात हो रही है, केंद्र में होगा जी। हाँ, उसका एलिमेंट के कारण जो वहां पर पाए जाने वाले आपके हेमेटाइट्स है, आयरन है, निकिल है, उसके कारण से वहां खींचता है। दूसरी चीज हीलियम, वो उसको उस क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देता। ठीक है जी, अभी आएगा सोलर सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की जब हम बात करेंगे तो वहां पे एक एक चीज आएगी। ठीक, तो कहां थे हम? गुरुत्वाकर्षण बल पे। अगली चीज आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है और परावर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण से भूमध्य जो रेखा है उस पर तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया 0 डिग्री। जी, अब ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम 0 डिग्री से उत्तर की तरफ बढ़े, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाई गई जो 23.5 अंश नॉर्थ में, जो 23.5 अंश नॉर्थ में बनाई गई, 23.5 डिग्री उत्तर में जो बनाई गई, इसका नाम दिया गया क्या? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कल एक सवाल आया था कि कर्क रेखा को कर्क रेखा क्यों कहा गया? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश झुकी होने के कारण जब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा का नाम कर्क रेखा इसीलिए पड़ा क्योंकि जो पृथ्वी की स्थिति है, पृथ्वी की स्थिति की, अच्छा इसमें 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो एक होता है रोटेशनल मोमेंट और एक होता है रिवोल्यूशन मोमेंट। ठीक है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति में अंतर आप जानते हैं। पृथ्वी अपनी अगर अक्ष पे घूम रही है तो वो उसकी घूर्णन गति है, रोटेशनल मोमेंट है। क्लियर? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो उसका घूर्णन गति है, वो उसका रोटेशनल मोमेंट है। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो उसका परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? वो उसका रिवोल्यूशन मोमेंट है। एक आपका रोटेशनल मोमेंट और दूसरा रिवोल्यूशन मोमेंट, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अगर पृथ्वी अपने ही जगह पर एक साथ घूम रही है तो वो उसका घूर्णन कहलाएगा। क्लियर? और अगर वो किसी अक्ष को, किसी केंद्र को मानकर, यानी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो वो उसका परिक्रमण गति कहलाती है। इसी से संबंधित होते हैं रोटेशनल टाइम और रिवोल्यूशन टाइम। तो घूर्णन समय जो है वो पृथ्वी का है 24 घंटा, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, जबकि हाँ, जो परिक्रमण काल है, यानी कि सूर्य को केंद्र मानकर जब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका समय है 365 दिन 6 घंटे। क्लियर? 365 दिन 6 घंटे। तो परिक्रमण काल और घूर्णन काल और परिक्रमण गति
और घूर्णन गति, रोटेशनल मोमेंट एंड रिवोल्यूशन मोमेंट। इसको आप घर में जाकर नोट करेंगे, है ना। घूर्णन गति और परिक्रमण गति में अंतर ये पता होना चाहिए, शब्दों का बस हेर फेर है। एक अपने एक्सिस पे घूम रहा है और एक दूसरे को एक्सिस मानकर घूम रहा है, ठीक है। एक्सिस पे घूम रहा है तो घूर्णन गति, सूर्य को केंद्र मानकर अगर उसके सामने उसकी चारों ओर चक्कर लगा रहे तो वो परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन मोमेंट। क्लियर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो यहां पर जब पृथ्वी 23.5 अंश झुकी होती है तो उस समय में, ऐसा समय जिस समय में ये जो 23.5 अंश वाला जो भाग है ये सूर्य के लंबवत होता है, और उस समय में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। यानी कि जब पृथ्वी रोटेट करती है और उस समय में एक ऐसा निश्चित समय आता है जिस समय पे इस डिग्री पर, इस कोऑर्डिनेट्स पर जो सूर्य है वो सूर्य लंबवत पड़ता है, और सूर्य लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। और ये समय आता है 21 जून के समय, है ना, ये आपने पढ़ा है। तो वो 21 जून का जो तापमान है वो ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि उस समय में जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का झुकाव, और पृथ्वी के झुकाव के कारण जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो पार्ट है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का ये भाग जो सूर्य के संपर्क में सीधे आता है, यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, लंबवत पड़ता है, और लंबवत पड़ने के कारण यहां का तापमान इस दिन में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होने के कारण ये जो क्षेत्र है इसमें दिन जो है सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है, और आपके जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में ये दिन होता है 21 जून का, ठीक है, 21 जून का। और ये माना जाता है एस्ट्रोनॉमिकली, खगोलीय दृष्टि से, कि इस दिन जो सूर्य है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कर्क रेखा, ठीक है। और ये जो 21 जून का ये जो दिन होता है इसे कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म आयनांत, समर सोलिस्टिस, सुना है, समर सोलिस्टिस। तो ये जो ग्रीष्म आयनांत है या ग्रीष्म संक्रांति 21 जून के दिन होती है। और जो कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे, ये कर्क रेखा का निर्माण कैसे हुआ, कर्क रेखा का नाम कर्क रेखा क्यों रखा गया, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर इस दिन जो है सूर्य है वो सूर्य सीधे और लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है, और इस दिन जो दिन होता है वो सबसे लंबा होता है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 21 जून के दिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। इसके अपोजिट, क्योंकि ये वाला जो भाग है उस पे लंबवत पड़ रहा है ना सूर्य, तो इसके जस्ट अपोजिट यहां पर होता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। किसी भी अगर आप देखें, अगर गोल बॉल पर अगर आप रोशनी डालेंगे, एक तरफ से अगर आप रोशनी डालते हैं तो उसके पीछे वाला भाग हमेशा अंधेरे में ही रहेगा, ठीक है। तो ये दिन और रात की जो घटनाएं है वो भी लगभग इसी कारण होती है, ठीक। और हम जो बात कर रहे हैं कि 21 जून के दिन जो है वो दिन सबसे लंबा और रातें सबसे छोटी होती है, ये बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की। चूंकि हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारा जो भारत है, हम जो एशिया है, वो एशिया इसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कुछ भाग आता है दक्षिणी गोलार्ध में भी, कुछ जो इसके द्वीप समूह है एशिया के वो थोड़े से यहाँ जाते हैं भूमध्य रेखा के नीचे भी, लेकिन जो मुख्यतः हम बात कर रहे हैं कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो हम बात करते हैं कि 21 जून जो है उस 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है, वो इसीलिए क्योंकि सूर्य जो है वो सीधे लंबवत पड़ता है, और इस दिन जो सूर्य है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस रेखा का नाम रखा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो जैसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हम इधर बढ़े थे उत्तरी गोलार्ध में, वैसी अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो यहां पर भी ऐसी ही काल्पनिक रेखा का निर्माण किया गया और इसका नाम दिया गया मकर रेखा। तो जस्ट इसके अपोजिट आप गैस कर सकते हैं कि इसका नाम मकर रेखा
क्यों रखा गया होगा? हाँ जी, और किस दिन प्रवेश करता है? हाँ, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ की हम बात करते हैं। 0 डिग्री को हमने 0 माना है। यहां से उत्तरी गोलार्ध पे बढ़ा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां से 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण की ओर अगर हम जाते हैं तो ये है मकर रेखा। मकर रेखा का नाम मकर रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, और यहां पर जो सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो इस दक्षिणी गोलार्ध पे 23.5 डिग्री पर सूर्य जो लंबवत पड़ता है वो दिन होता है 21 दिसंबर, और 21 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले देशों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर है? 21 दिसंबर इसे कहा जाता है शीत आयनांत, विंटर सोलिस्टिस या शीत संक्रांति। ठीक है, शीत आयनांत, शीत संक्रांति 21 दिसंबर। हाँ, तो हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना जी, नहीं समझ में आया? हाँ, कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर बेटा यहां थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और छोटी छोटी सी चीजें, बेसिक चीजें हैं, जब तक हम बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक आप आगे के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं कर पाएंगे। पर्वत, पहाड़, नदियां, झरने, झील, इसको आप वन लाइन फैक्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे बने, इनकी ओरिजिन कैसे हुई, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है जी? तो हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री साउथ पर, तो यहां पर जो दिन है वो दिन हो गया आपका सबसे बड़ा और रात हो गई सबसे छोटी। इसी दिन अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश की स्थिति यहां पर है, यहां पर होने के कारण अब जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात इसी 21 दिसंबर के दिन होगी, है ना, क्योंकि जस्ट अपोजिट कंडीशन है। क्लियर है? 21 जून को जब था, 21 जून को सबसे लंबा दिन था और सबसे छोटी रात थी। अब ये कंडीशन इनके साथ उल्टी थी कि उनके लिए ये सबसे छोटा दिन था और सबसे लंबी रात थी। अब ये कंडीशन पे कि यहां पर सबसे लंबा दिन है और छोटी रात है, तो यहां पर छोटा दिन और लंबी रात हो जाएगी। क्लियर? तो 21 जून और 21 और 22 दोनों के बीच में होता है, आगे पीछे, मगर ऑथेंटिक जो है वो 21 दिसंबर, 21 और 22 ऐसी, और 21 और 22 जून भी होता है ना? ये कब हो सकता है ना? ठीक है, वो लीप वर्ष में हो सकता है, जैसे अगले साल होगा, अगले साल जो दिन है वो एक एक दिन बढ़ जाएंगे। 21 जून और जो 21 दिसंबर है वो 22 जून और 22 दिसंबर हो जाएंगे ना? क्यों हो जाएंगे? वही परिक्रमण गति के कारण, है ना? जो 365 दिन और 6 घंटे का समय था, ये 6 घंटे मिलकर एक नए दिन का निर्माण करेंगे, और इस कारण से जो डेट है वो डेट आपकी एक एक दिन शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? दोनों चीजें क्लियर है जी? अब आपको समझ में आ गया कि ये जो रेखाएं हैं, एक भूमध्य रेखा कहां पर स्थित है, दूसरी कर्क रेखा कहां पर स्थित है, और तीसरी मकर रेखा, ठीक है, ये कहां पर स्थित है। और इसके कारण से जो दिन और रात की जो घटना है, दिन लंबे क्यों हो रहे हैं और रात छोटी क्यों हो रही है, इस दिन लंबा क्यों होता है, ये दिन छोटा क्यों होता है, वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी शायद, ऐसी अपेक्षा कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, चलिए, तो हम आपके आगे बात करते हैं अक्षांश और देशांश रेखाओं की। तो अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षांश में आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो मौसम, जलवायु और किसी देश की स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो अगर हमने पृथ्वी को बांटा है तो यहां पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपके 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, बीच में एक रेखा भूमध्य रेखा। ऐसी कुल जो रेखाओं की हम बात करते हैं
तो ये रेखाएं हो गई आपकी कुल 181। ठीक है, तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181। और ये जो रेखाएं हैं, अगर हम पृथ्वी को गोल मान रहे हैं तो ये अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, अक्षांशीय वृत्त अगर हम देखें तो ये पृथ्वी के चारों तरफ बनेगी ये रेखाएं, तो ये कुछ ऐसे गोलाई बनाएगी, ऐसे कुछ गोलाई बनाते जाएंगे। तो कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या होती है 179, 179। ये है अक्षांशीय वृत्त। दो कहां गए? दो वृत्त कहां गए हैं? जब 181 लाइंस है तो फिर वृत्त भी तो हमारे पास प्राप्त होने चाहिए थे जी। जो आपके 90 डिग्री पर पाए जाने वाले ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स बिंदु के रूप में है ना, ये 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पे किसी भी प्रकार का वृत्त नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पोल्स है ये बिंदु के रूप में स्थापित है, तो इसीलिए हमारे पास अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 और अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, और इससे हम किसका पता करते हैं? अक्षांशीय रेखाओं की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं जी? भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मौसम। ठीक है, तो इसको ज्ञात करते हैं अक्षांशीय रेखाओं की इससे। ठीक, क्लियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अक्षांशीय वृत्तों की स्थिति के बारे में। और ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय।
ठीक है। अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर हम उस देश की स्थिति, उस देश की जलवायु और मौसम का पता करते हैं। अब किस तरीके से पता करते हैं ये देखिए, ठीक है। तो इस रेखाओं की सहायता से, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, उस अक्षांशीय रेखाओं की सहायता से इतने पृथ्वी पर ये अलग अलग प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों का वितरण किया गया। जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसी अक्षांश रेखाओं के कारण हुआ, ठीक है। तो जो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की अगर हम चलते हैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की ओर हम चलते हैं, तो ये जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या 0 डिग्री अक्षांश, या कहलाता है इक्वेटर जोन, ठीक है। 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस पे तापमान सबसे अधिक होगा। क्यों होगा, ये भी आपके पास अब कारण है। क्लियर। हम इसी 0 डिग्री से जब 10 डिग्री की बात करें, तो इस 10 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ की ओर जो बढ़ते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल जोन। क्लियर। 10 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर। तो ये दोनों जो क्षेत्र कहलाते हैं वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र पे परावर्तन, जो सूर्य की किरण है, सूर्य का प्रकाश है, उसका परावर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी तुलना में यहां पर जो तापमान है वो कम पाया जाएगा। क्लियर। ये दोनों रीजन पे 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ तक, ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर जी। और इसके आगे की तरफ जब हम चलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो भाग है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या टेम्परेट जोन, टेम्परेट रीजन। क्लियर। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, या 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर। और इसके आगे का जो क्षेत्र हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, या 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहलाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, या फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड रीजन, ठीक है, फ्रिजिड रीजन। और हम गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। और हमने ये देखा था कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाओं के कारण व्रतों का निर्माण होता है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर का जो व्रत कहलाता है वो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत कहलाता है। आर्कटिक सर्कल। और वहीं दक्षिण की बात करें तो ये कहलाता है अटलांटिक या अंटार्कटिक, अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक। ठीक है, कौन सा, ये रीजन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया
कि ये जितने भी जोन हैं वो जोन में आपके अलग अलग जोन क्यों बटे, कैसे बटे, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मेंस में ये पूछा जाता है कि आर्कटिक वृत्त को परिभाषित कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न हो सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आर्कटिक वृत्त को परिभाषित कीजिए या अंटार्कटिक वृत्त को परिभाषित कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कि ना कौन से कोऑर्डिनेट्स से कितने डिग्री तक इसका भौगोलिक वितरण है, कहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो रीजन समझ में आए कि कौन कौन से जोन है, कौन कौन से वृत्त हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उस अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर पृथ्वी का भौगोलिक वितरण किया गया है, और ये भौगोलिक वितरण के हिसाब से ही यहाँ पर जलवायु और मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। अब आप गैस कीजिए कि अगर मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया क्योंकि सूर्य बहुत दूर है। ठीक है, सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सूर्य यहां पर है, तो सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें हैं वो सीधी कहां पड़ेगी? इक्वेटर पर पड़ेगी। इक्वेटर पर सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ने के कारण इसका परावर्तन संभव है? नहीं है। संभव नहीं होने के कारण ये सीधे इक्वेटर के लंबवत हो गई। लंबवत होने के कारण इसका परावर्तन संभव नहीं होता। अभी एक दिन आएगा, न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो रही है ना, कि जिस दिन जीरो शैडो डे, जिस दिन परछाई गायब हो जाएगी। किस दिन? गैस कर सकते हो कौन सा दिन? 21 जून, जिस दिन परछाई गायब हो जाएगी, नो शैडो डे। क्यों? क्योंकि हम कर्क रेखा के पास में है, कर्क रेखा के पास में है, और कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य लंबवत होता है, और लंबवत होने के कारण जब लंबवत होगा तो आपकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी, और जब सीधी पड़ेगी तो हमारी परछाई बनेगी ही नहीं ना। जब सीधी पड़ रही है तो हमारी परछाई नहीं होगी, तो जीरो शैडो डे, नो शैडो डे, है ना, उस दिन परछाई गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उस भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर तापमान सबसे अधिक होगा। ठीक है, और तापमान अधिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का किसी भी तरीके से परावर्तन नहीं हो पाता। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, तो इसका आंशिक परावर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, और आंशिक परावर्तन होने के कारण यहां पर जो तापमान है इसकी तुलना में कम होने लग जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे तो यहां से प्रकाश की दूरी ज्यादा तय करेगा, और प्रकाश की दूरी तय करने के बाद ही ये तिरछी भी होगी, और तिरछी होने के कारण जैसे ही ये सतह से टकराएगी तो इसका परावर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा, और परावर्तन ज्यादा होगा तो यहाँ पर भी जो तापमान है वो अब इन अन्य दो क्षेत्रों की अपेक्षा और कम होगा। और चूंकि जो ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे लंबी दूरी भी तय करता है, यानी प्रकाश जो है वो प्रकाश की दूरी भी लंबी हो जाती है, साथ ही पृथ्वी की स्थिति तिरछी होने के कारण और भी जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर गुलाई होने के कारण और भी जो सूर्य का प्रकाश है वो और तिरछा पड़ता है, इससे यहाँ पर उसका और अधिक परावर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। किसका? सूर्य प्रकाश का। और सूर्य प्रकाश का परावर्तन बहुत अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में जो तापमान है वो न्यूनतम बना रहता है, यानी कि जो अन्य जो क्षेत्र हैं इन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होता है उस ध्रुवीय क्षेत्र पर तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए इन क्षेत्रों पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। इसलिए तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो बर्फीले हैं। क्लियर है? वो बर्फ जमने का कारण यही है। इस क्षेत्र में बर्फ क्यों नहीं जमती? है ना, तापमान अधिक है। और एक खास बात होती है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, चाहे पृथ्वी किसी भी क्षेत्र पे हो, किसी भी अक्ष पर हो, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये हमेशा सूर्य के लंबवत रहता है, इसलिए यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर रहता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात पूरे वर्ष भर बराबर होता है, चाहे पृथ्वी कहीं भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, जहां भी हो, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना सूर्य के। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है वो तो हमेशा लंबवत बना रहेगा। पृथ्वी चाहे ऐसे एक्सिस पे हो या इस एक्सिस पे हो, इस एक्सिस पे हो या इस एक्सिस पे हो, घूम तो वो रही है। तो इस एक्सिस पे होने के कारण जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर दिन और रात दोनों
बराबर रहेंगे पूरे वर्ष भर? ये भी सवाल होता है, तो इसको आप मार्क करके कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच में या मध्य में स्थित होने के कारण यहां पर दिन और रात जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं में आपने देखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन। इसके बाद आपने देखा कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा का नाम कर्क रेखा क्यों पड़ा, कर्क रेखा पे क्या परिवर्तन होते हैं, किस दिन सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, और इस दिन आपका जो दिन होता है उसका समय लंबा और रात जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, कौन सी तारीख है? 21 जून के दिन। ठीक है, वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी 21 दिसंबर को, और हम उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 21 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, तो अब जी नहीं, अभी हम अपसौर और उपसौर की घटना पढ़ेंगे, एपहिलियन और पेरिहिलियन आगे आएगा। ये भी जब पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे अपसौर और उपसौर की घटना आएगी। ठीक है, तो उस अपसौर और उपसौर से आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। ठीक, अभी हम बीच में उसको शुरू हो जाएंगे, आपके तो समझ में आ जाएगा, बाकी स्टूडेंट रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस आप अपने पास बना कर रखिए, ये क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो कोई डाउट इससे संबंधित? अभी सब चीजें क्लियर है? कैसे भौगोलिक वितरण हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? ठीक, भूमध्य रेखीय क्षेत्र कौन सा है, इसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, परावर्तन कहां पर सबसे अधिक होगा, परावर्तन सबसे कम कहां होगा या कहां पर नहीं होगा, इस जोन पर बर्फ क्यों जम रही है, जो आपके पोल्स हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ क्यों जम रही है, उसके पीछे का भी कारण अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के आधार पर आप हम जो बात करते हैं धर्मों की, कि धर्म ऐसे होते हैं, धर्म वैसे होते हैं, ये धर्म वैसा है, वो धर्म ऐसा है, तो धर्म कोई नहीं है। प्रकृति में इंसान आए थे, प्रकृति में मानव आए थे और मानव ने धर्म बनाया, है ना। पहले से धर्म बनकर आए थे कि नहीं, प्रकृति ने मानव बनाए थे, मनुष्य बनाए थे, उन्होंने धर्म बनाया। धर्म इसलिए बनाया क्योंकि इसके पीछे भी ज्योग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक वितरण है। हम जिसकी बात करते हैं, बेसिकली जो लड़ाई चल रही है ना, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हमेशा से चलते आ रही है, दोनों धर्म अपने आप में सही है। धर्म की उत्पत्ति की अगर बात करें तो धर्म की उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो उसके पीछे के ये अक्षांशीय कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये कारण हो सकते हैं। हम बात करते हैं सनातन धर्म की यानी हिंदू धर्म की, और हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, मुस्लिम धर्म की। ठीक है, दोनों के बीच में हमेशा से ये व्यवस्था, ये दोनों के बीच में आपस में प्रतिद्वंद रहा है, हमेशा से झगड़े होते रहे हैं। इसके पीछे का रीजन अब आपको जितने कक्षा में बैठे इनको तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इनके पीछे का केवल और केवल एक रीजन है, ये अक्षांशीय रेखाएं और उस देश के भौगोलिक वितरण। सनातन धर्म की जो शुरुआत हुई वो आर्यव्रत से मानी जाती है। आर्यव्रत अभी वर्तमान समय में भारत है। आर्यव्रत का क्षेत्र पहले बहुत बड़ा था, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भी क्षेत्र जुड़ा था, बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र था वो जुड़ा था, कुछ म्यांमार का हिस्सा भी इसमें जुड़ा हुआ था, तो काफी बड़ा क्षेत्र आर्यव्रत था। हिंदू धर्म नाम परिवर्तित कर दिया गया, पहले धर्म का नाम था सनातन धर्म। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई, आप भारत को मान सकते हो। भारत की स्थिति की अगर बात करते हैं तो भारत की स्थिति लगभग कुछ यहां पर है। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति है भारत की। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर चले गए। सनातन धर्म की शुरुआत की हम बात करते हैं तो यहां आर्यव्रत से हुई। चूंकि इस क्षेत्र पर आपका कम ठंडा क्षेत्र, कम अधिक क्षेत्र, गर्म क्षेत्र दोनों चीजें मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है साउथ वाला भाग वो भूमध्य रेखा से करीब में है, इसलिए हमारा दक्षिण भारत वाला क्षेत्र गर्म है। और चूंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है तो ये वाला जो रीजन है वो ठंडा क्षेत्र है।
नॉर्थ का जो क्षेत्र है भारत में, तो ये क्षेत्र ठंडा है। चूंकि यहां पर वनों की मात्रा बहुत अधिक थी, वनों की मात्रा बहुत अधिक थी, वन बहुत अधिक थे, इसीलिए यहां पर अगर अपने आराध्य की पूजा करनी थी तो आराध्य की पूजा करने के लिए वही बेलपत्र, फूल, पत्ती और जो जंगल से जुड़ी हुई चीजें थी उसको चढ़ाया गया। ठीक है, इसके ही जस्ट अपोजिट बात करें कि जो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? अरब कंट्रीज से, है ना। मक्का मदीना का नाम सुना है ना। तो वहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत की बात करते हैं तो उसकी पोजीशन, सऊदी अरब की पोजीशन कुछ यहां पर पड़ती है। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा यहां पर पड़ती है। ठीक है, चूंकि ये गर्म देश है, गर्म देश है, रेगिस्तान वाला भाग है, रेगिस्तान वाला भाग होने के कारण यहाँ पर कोई चीजें ऐसे जंगल झाड़ी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जंगल झाड़ी मिल रही थी जहां से शुरुआत हुई। जंगल झाड़ी मिलने के कारण यहाँ पर जो भी अपने आराध्य देव थे उसकी शुरुआत हुई, वहां पर उन्होंने उसको चढ़ाया। तो क्या चढ़ाया? वही जो जंगल से मिलने वाली जो चीजें होगी उसको उन्होंने अर्पण करना शुरू किया। फल, फूल, पत्ती जो भी उनको मिल रहे थे वो जंगलों से मिल रहे थे। और जंगल होने के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता था। सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण व्यक्ति को, मनुष्य को ठंडी लगती थी। तो आप देखिएगा कि जो सनातन धर्म की जो पूजा करते हैं वो नीचे एक धोती लगाते हैं और ऊपर का बदन खुला रहता है। वो इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर सके और अपने शरीर को गर्म रख सके। इसलिए वो वस्त्र के नाम पर एक छोटा सा जनेऊ ढाल लेते थे ताकि वस्त्र जो है वो वस्त्र बना रहे। ठीक है, और वहीं अगर हम इसकी जस्ट अपोजिट बात करते हैं तो जो अरब कंट्रीज है वहां पर रेगिस्तान वाला भाग है, और रेगिस्तान वाला भाग होने के कारण यहाँ पर किसी तरीके की जंगल झाड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो फूल, पत्ती, ये सारी चीजें होगी। और यहाँ पर जो जंगल में रहने वाले लोग थे जहाँ सनातन धर्म को माना जाता था, तो ये लोग हमेशा ये सोचते थे कि रात जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाए और दिन निकले, सूर्य निकले। सूर्य निकलेगी तो उनको गर्मी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और वो काम कर सकेंगे। तो हमेशा वो सोचते थे कि ये सूर्य ऊपर क्यों नहीं आता, जल्दी सूर्य ऊपर आए। तो इसलिए जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर है वो सूर्य को लेकर चलता है। वहीं इसके अपोजिट की हम बात करें तो अरब कंट्री में पाए जाने वाले जो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई तो इनका जो कैलेंडर है वो चंद्रमा से चलता है, क्योंकि दिन का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। रेगिस्तान वाला भाग है, रेत वाला भाग होगा। रेत वाला भाग होने के कारण वो क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा। गर्म होने के कारण वो यही सोचते हैं कि कमबख्त ये दिन कटता क्यों नहीं और रात आती क्यों नहीं, और रात को वो पूजते हैं। इसलिए उनका जो कैलेंडर है वो रात से या चंद्रमा से निर्धारित होता है। ठीक है, हमारे पास जो भी अर्पण करने के लिए, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, अर्पण करने के लिए जंगल थे, तो जंगल से आपको फूल, पत्ती, ये सारी चीजें मिल जाती थी। फूल पत्ती मिल जाती थी तो उसको वो आप चढ़ा देते थे। वही यहाँ पर अरब कंट्री में कुछ नहीं होता। तो अरब कंट्री में केवल उनके पास पशुपालन मुख्य साधन था, इसलिए वो अपना जो भी पशु है उस पशु को अपने इष्ट देव को चढ़ा देते थे। यानी बकरी जो मुख्य उनका पशु होता था, उस बकरी को चढ़ाने की शुरुआत की और उससे बकरी ईद मनाई जाती है। और हम थोड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि वो बकरे को मार रहे हैं और ये सब चीजें। तो भौगोलिक वितरण है, वहां पर वो चीजें जो अवेलेबल है वहां पे शुरू होती है। रेगिस्तान में आपको पता है कि कटीले पेड़ आपको देखने मिलते हैं, कटीली झाड़ी देखने मिलती है। तो कटीली झाड़ी में फलदार वृक्ष के रूप में उनके पास केवल खजूर हुआ करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो अपने कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं या रोजा की शुरुआत और रोजा खत्म करते हैं तो खजूर के साथ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो फल था वो फल एकमात्र फल था खजूर। तो उसकी शुरुआत खजूर के साथ करते हैं और समाप्त भी खजूर के साथ करते हैं। हमारे पास अन्य फल थे क्योंकि जंगल है, जंगल होने के कारण अन्य फल थे, इसलिए हम कोई भी फल का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास केवल एकमात्र फल था खजूर, और खजूर के कारण वो खजूर से अपना व्रत शुरू करते हैं और उसी व्रत खजूर के साथ अपना व्रत समाप्त करते हैं। पहनावे की बात करें तो पहनावा भी सेम आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था ये जंगल वाला क्षेत्र है, तो जंगल वाले क्षेत्र में ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का स्रोत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे ताकि कार्य किया जा सके। और वहीं जस्ट उसके अपोजिट आप देखिए तो अपोजिट में आप देखते हो कि वो कुर्ते पैजामे का उपयोग करते हैं, कुर्ता पहनना उपयोग करते हैं, बुरके का उपयोग करते हैं, है ना। तो धूल भरी आंधियां, रेत भरी आंधियां चलती है, इसलिए वो कुर्ते, सीधे कुर्ते पहनते हैं। सीधे कुर्ते की अगर मान लीजिए कभी कोई आंधी टकराए भी, रेत भरी आंधियां टकराए भी, तो उस कुर्ते से टकराकर नीचे चले जाए।
और आपने गौर भी किया होगा कि अगर उनके पॉकेट्स भी है तो वो पॉकेट्स भी ढक्कन वाले होते हैं। अगर धूल भरी आंधियों से टकराएंगे तो पॉकेट्स में रेत नहीं भर जाएगी। इसीलिए पठानी जो कुर्ता होता है, आपने गौर किया होगा तो उस पर कैप भी होती है ना, उसमें छोटे छोटे फ्लैप्स लगे होते हैं। तो जो भौगोलिक स्थिति है, उस मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये था कि भौगोलिक स्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से धर्म बनाए गए हैं। प्रकृति ने केवल इंसान बनाया था, इंसान ने धर्म बनाया। क्लियर है? ठीक है। तो किसी भी तरीके का घृणा और किसी तरीके के द्वेष रखने की बात अब तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का केवल एकमात्र रीजन है भौगोलिक वितरण। ठीक है, भौगोलिक वितरण के कारण जो है, जो वस्तु स्थिति वहां पर थी उसके हिसाब से धर्म को बनाया गया। आपको ये समझ में आया कि सूर्य से कैलेंडर कैसे चल रहा है और चंद्रमा से कैलेंडर क्यों चल रहा है। स्वाभाविक बात है, दिन में अगर आपको 2 बजे बोला जाए कि 2 बजे आप बाहर जाके खड़े हो जाइए 1 घंटा पूजा करने के लिए, क्या पॉसिबल है? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो रेगिस्तान वाला भाग है तो रेत जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से गर्म भी होती है। हालांकि ये बात भी है कि ठंडी भी उतनी तेजी से होती है ना। शाम का जो भाग होता है, यानी जो सऊदी अरब वाली कंट्रीज है, सऊदी अरब देश है, ये देश में आपकी ठंड जो है वो रात में अच्छी खासी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई अक्षांशीय रेखाओं की। चलो, क्लियर? कोई डाउट किसी तरीके का? अक्षांशीय रेखाएं समझ में आ गई? कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 और कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या, और अक्षांशीय रेखाओं का क्या उपयोग है? ठीक है, तो किसी भी देश की स्थिति, उसके जलवायु और मौसम की जानकारी के लिए अक्षांशीय रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, देशांश की, लॉन्गिट्यूड्स की। बोर तो नहीं हो रहे? चलो फिर, हाँ चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट में, क्योंकि चेहरे बता रहे हैं कि मगर 5 मिनट शार्प, 5 मिनट में आप वापस आएंगे, तब तक के लिए ब्रेक। ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लिखकर भेज सकते हैं।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, हेलो। हाँ जी, ऑनलाइन में एक सवाल आया है, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां से भी आप वो सवाल करें। सवाल है कि शेडो डे अलग अलग जगह पर क्या अलग अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं। दो हेमिस्फीयर हमारे पास है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। हम बात कर रहे हैं तो दोनों जगह की, हम यहां पर बात करते हैं 21 जून की, कि वो नो शेडो डे होगा, उस दिन परछाई नहीं बनती है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात है। ठीक है, 21 जून और 22 जून के मध्य दो ऐसी तारीख होगी जिसमें यहां पर पाए जाने वाले जो देश है, क्योंकि मुख्यतः जो देश की स्थिति है बेटा वो इनके बीच में मिलती है। ठीक है, यहां पर तो कोई देश की स्थिति नहीं हो सकती, यहां पे तो लैंड से आइलैंड्स हैं, आइसलैंड से ग्रीनलैंड वाला कोई भाग है, ग्रीनलैंड का एक छोटा सा भाग है, आइसलैंड का भाग है जो यहां पर टच करता है। अदरवाइज जितने भी देश है वो देश 66.5 से लेकर 0 डिग्री के मध्य स्थित है। तो यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं तो शेडो डे यहां पर होगा। तो आप गैस करिए कि दक्षिण में शेडो डे कब होगा? क्लियर है? 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर और 22 दिसंबर के मध्य यहां पर नो शेडो डे होगा। ठीक, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था, ये नहीं मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था बट वहां पर वो सवाल है ऑनलाइन में कि जितनी अक्षांश रेखाएं आपको देखने मिल रही है, 0 डिग्री से उत्तर की तरफ देखें तो कितनी अक्षांश रेखाएं? 90, और इधर 90। सवाल उन्होंने लिखा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? जी ठीक है, तो 111 किलोमीटर। आप इसको भी नोट करें कि जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। 111 ठीक है, 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने की दूरी। यानी अगर मान लीजिए कभी कोऑर्डिनेट्स, अगर 1 डिग्री कोऑर्डिनेट भी बदलता है तो कितने किलोमीटर का रास्ता तय होगा? 111 किलोमीटर का। आपने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था और उस मध्य प्रदेश में आपने ये बताया था कि मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की दूरी कितने किलोमीटर है? 605 किलोमीटर। तो वो 605 किलोमीटर कहां से निकल कर आए होंगे? इन्हीं कोऑर्डिनेट्स से। जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखा था भौगोलिक वितरण में, तो भौगोलिक वितरण में जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स को आपको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की जो दूरी की हम कल बात कर रहे थे वो 605 किलोमीटर कैसे है। ठीक है, तो 1 डिग्री अक्षांश से किसी अन्य डिग्री यानी अन्य 1 डिग्री अक्षांश पर जब हम मूव करते हैं, चेंज करते हैं, वहां से एक जगह गति करते हैं तो 111 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्लियर? कोई डाउट अक्षांश से संबंधित? चलिए आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। जी, तो अभी हमने देखा था अक्षांश रेखाओं के बारे में। देशांश रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो देशांश रेखाएं क्या है? देशांश रेखाएं भी पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं जो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। ठीक है,
तो देशांश रेखाएं जो है ये भी पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है, दोनों ध्रुवों को यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। काल्पनिक रेखाएं, हाइपोथेटिकल लाइन से, ठीक है, जिसे 0 डिग्री देशांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांश रेखा कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर खींची गई लंबवत रेखाएं हैं, यानी कि जो आपकी भूमध्य रेखा थी, इस भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा। क्लियर? भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, जो ध्रुवों को आपस में जोड़ती है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, जिसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांश रेखा। इसे ही कहा जाता है ग्रीनविच मीडियन टाइम, GMT। आपने मोबाइल फोन देखा है? मोबाइल फोन में आप जब अपने टाइमिंग सेट करते हैं तो वहां पर लिखकर आता है GMT, आता है ग्रीनविच मानक समय, ग्रीनविच मीडियन टाइम। क्यों इसे ग्रीनविच मीडियन टाइम कहा जाता है? कोई बताएगा? ग्रीनविच एक स्थान है, कहां पर? लंदन के करीब, इंग्लैंड में लंदन के करीब ग्रीनविच नामक स्थान है, जिससे होकर ये देशांश रेखा गुजरती है, इसीलिए इस लाइन का नाम रखा गया है ग्रीनविच मीडियन टाइम लाइन। ठीक है, ये 0 डिग्री से होकर गुजरती है, GMT। इसलिए कभी मोबाइल फोन में आप जब समय निर्धारित करते हैं तो वहां पे GMT लिखा होता है, या फिर आपने ये भी गौर किया होगा। चलो आगे हम बात करेंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, एक लिखा होता है भारतीय मानक समय, IST मुंबई, IST दिल्ली, IST कोलकाता, IST चेन्नई, ऐसे 4 हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। जो भी टाइम जोन है आप उसको सेलेक्ट करते हैं और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल फोन टाइम ऑटो अपडेट कर लेता है, करता है। तो हम बात कर रहे हैं देशांश रेखाओं की। तो देशांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के लंबवत चलती है और साथ ही दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। देशांश रेखाओं की सहायता से हम किसी भी जगह का, किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करते हैं। तो देशांश रेखाओं का क्या उपयोग है? किसी भी स्थान के समय का निर्धारण। क्लियर जी? और कुल देशांश रेखाओं की संख्या है 360। कुल देशांश रेखाओं की संख्या जो है तीन 360। कुछ ऐसी चलेगी। ठीक है, तो एक तो रेखा हो गई आपकी 0 डिग्री देशांश रेखा जो नॉर्थ से साउथ पोल को जोड़ रही है। अब इसके इस ओर में आपकी रेखाएं होती है 180 और इधर होती है 180। हो गई 360? हो गई? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, 0 डिग्री इसको काउंट कीजिए, यहां से यहां तक जाएंगे कितनी होगी? 180। यही 180, यहां भी 180 है क्योंकि पृथ्वी तो है गोल, पृथ्वी गोल है ना, तो ये तो इधर से भी काउंट करोगे तो ये 180 है।
यही 180 आपको 180 यहां भी मिलेगा, तो उसको क्या 2 बार काउंट करेंगे? नहीं, हुआ ना बराबर? नहीं समझ में आया? पृथ्वी की स्थिति कैसी है? गोल है। अगर हम यहां से, अगर गोल हमने यहां से यहां तक बनाकर खड़ा किया है और आपको एक बच्चा अगर मान लीजिए गोल स्थिति में खड़ा किए, ये भाग हमको यहां से दिख रहा है, हमने यहां से शुरू किया, चूंकि हमको ये दिख रहा है और ये गोलाई में यहां से पूरा यहां पर आकर फिर से टच होगा, तो हमने जब इसको यहां पर एक बार काउंट कर लिया है, तो क्या दोबारा इसको काउंट करेंगे? नहीं। तो बस वैसे ही यहां पर भी है कि ये भी तो पृथ्वी गोल है ना, आपस में ये पृथ्वी गोल है, काउंट कर लिया, उसको काउंट नहीं करेंगे, वही तो आकर वापस गोल मिल जाएगी ना बेटा। पृथ्वी जब गोल है तो जब आपकी 180 लाइन यहां पर अगर दिखाई दे रही है तो वही तो जाकर इधर जाकर मैच करेगी फिर से। जब प्रशांत महासागर की स्थिति होती है, वो प्रशांत महासागर की स्थिति यहां पर दिखती है और वही प्रशांत महासागर की स्थिति यहां भी दिखती है, तो क्या हमारे पास 2 प्रशांत महासागर है? तो ऐसा कोई प्रशांत महासागर जो एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है और अमेरिका भी कनेक्ट कर रहा है? नहीं, दोनों तो एक ही है। क्लियर है? घर में जाकर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर पृथ्वी गोल है तो जो 180 डिग्री का कोऑर्डिनेट है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वो भी 180 डिग्री का कोऑर्डिनेट यहां भी तो दिखाई देगा। अब एक ही को हम बार बार 2 बार तो नहीं गिनेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ जी? तो जो हमारी रेखाओं की संख्या है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। क्लियर? अभी हमारे व्रत में भी देखा था 181 रेखाएं थी, लेकिन व्रतों की संख्या 179, क्योंकि 2 जो व्रत थे वो बिंदु के रूप में थे, एक आपका ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? तो वैसे ही कुछ यहां भी है, जो देशांश रेखाएं हैं, ये देशांश रेखाओं पे 180 जो है वो दोनों जगह पे काउंट हो रही है। हम जब बात करते हैं पूर्वी देशांश की, तो पूर्वी देशांश में यहां से 180, और जब हम पश्चिमी देशांश की बात करेंगे तो 0 से 180 यहां पर। ठीक है? देशांश रेखाओं का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? समय का निर्धारण करना। ये जो रेखाएं हैं, इस रेखा को 0 डिग्री माना गया और इस 0 डिग्री से यहां पर कुल 180 रेखाएं हैं, तो कितना डिग्री बनेगा? हर एक डिग्री, अगर इसको हम लंबवत मानते हैं तो ये कितना घूमेगा? 180। ठीक है? अभी हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे थे, तो भूमध्य रेखा में यहां से यहां तक जा रहे थे तो कितना बन रहा था? 90 डिग्री। ठीक है? अब यहां से हम पूरे इस देशांश की बात कर रहे हैं, पूरा ये एक देशांश होगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपका एशिया का अगर कोई एशिया का कोई एक देश है, उस देश में अगर जो समय हो रहा है वही समय आपके ऑस्ट्रेलिया वाले देश के इसमें भी होगा। ठीक है? समय सेम होगा, दिन और रात अलग अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समय एक होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अब पूर्वी देशांश कहलाता है और ये वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी देशांश। वो दक्षिणी नहीं, उत्तरी इधर था और दक्षिणी इधर था। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी देशांश और पश्चिमी देशांश की। देशांश रेखाएं भूमध्य रेखा के परिप्रेक्ष्य में खींची हुई लंबवत रेखाएं हैं, है ना? भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींची हुई लंबवत रेखाएं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पूर्वी देशांश और पश्चिमी देशांश। तो यहां से अब जब हम शुरू करते हैं तो ये 0 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री तक फिनिश होता है। ठीक है? इसको मिटा देता हूं, इसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है? और इसी के हिसाब से जो आपका जो समय का निर्धारण है, वो समय का निर्धारण किया गया। ये 0 डिग्री जो मैंने आपको बताया, ये 0 डिग्री लंदन के करीब ग्रीनविच नामक स्थान है। इस स्थान से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, जिसे कहा जाता है ग्रीनविच मानक समय या ग्रीनविच मीडियन टाइम। ठीक है? ठीक है? और यहां पर जो है इससे समय का निर्धारण होता है। ऐसे ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी भारत का समय निर्धारण होता है, और भारत में जो भारत का समय निर्धारण होता है तो इसे कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
भारतीय मानक समय, और भारत में भारतीय मानक समय का निर्धारण कहां से होता है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नैनी, नैनी। ठीक है, वो कैसे निर्धारित होता है वो भी आपको पता चलेगा। जी, जब सूर्य 1 डिग्री देशांश की दूरी तय करता है तो 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, जब सूर्य 1 देशांश की डिग्री तय करता है, यानी कि जब पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है तो देशांश रेखाएं जो है वो भी घूमेगी। ठीक है, जब पृथ्वी के सामने की जो डिग्री है, अगर मान लीजिए 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है तो उसके लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी चलेगी? कितने डिग्री घूमेगा? 60/4। कितना? 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और दिन भर में कितना घूमता है? दिन भर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। वो 24 घंटे कैसे बने होंगे? कैसे बने? और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, यानी कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। एक चक्कर यानी कि पूरा का पूरा 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं कितने से? कितनी घूम रही है? 60 मिनट में 15 डिग्री। 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। अगर हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी एक दिन में यानी आपके 360 डिग्री घूमती है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 24 घंटे आया। इसलिए जो दिन है उस दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटों का जो निर्धारण किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक दिन में पूरा अपना एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि वो अपने एक्सिस पे 360 डिग्री घूम लेती है। और 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 15 डिग्री। तो इसको 15 से अगर आप डिवाइड करें तो आपको 24 घंटे का समय समझ में आता है कि जो दिन है उस दिन को हमने 24 घंटों में क्यों वितरित किया है, 24 घंटों में क्यों बांटा है। क्लियर है? हाँ, जीरो डिग्री जा रही थी यहां से, जो नॉर्थ से साउथ पोल के मध्य, ये एक काल्पनिक रेखा थी जो ग्रीनविच से होकर जा रही थी। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रिटिश साम्राज्य के पास हुआ करती थी, और ब्रिटिश साम्राज्य इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। पूरे विश्व में मैक्सिमम देशों पे आधिपत्य किसका था? अब इतिहास जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और जब आधिपत्य ब्रिटिश साम्राज्य का था, निर्धारण इंग्लैंड से होता था, इसीलिए उन्होंने जो समय का निर्धारण है वो ग्रीनविच से किया। ठीक है, हम बालाघाट से करेंगे आने वाले समय में। बस वही है कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। ठीक है जी, तो बस वो शक्ति। सॉरी, हाँ, कौन सा? ये जो लाइन है ये आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हाँ, 0 डिग्री। नहीं, इक्वेटर नहीं। इक्वेटर तो ये हुआ जो लैटिट्यूड आपका हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल था वो आपका इक्वेटर लाइन था। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मेडिरियन टाइम लाइन। ठीक है, ग्रीनविच मानक समय रेखा, जीएमटी लाइन। ठीक है,
तो जो समय का निर्धारण हुआ वो समय का निर्धारण यहां पर हुआ। और जो भारत की हम बात कर रहे हैं वो भारत की स्थिति कुछ यहीं पर, और यहां पर उत्तर प्रदेश के में जो इलाहाबाद के निकट नैनी है, उस नैनी से भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है। और भारतीय मानक समय का निर्धारण नैनी से होता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि इस समय में कितने घंटे होंगे। अब आपको यह भी पता है कि 1 मिनट में एक देशांश जो है वो 4 मिनट की दूरी तय करता है। तो ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न पार्ट है, तो इसमें समय कितना होगा। अगर मान लीजिए ये 12 बज रहे हैं, यहां पर मान लीजिए कि दिन के 12 बज रहे हैं, तो इस समय में भारत का क्या समय होगा, कैलकुलेट कीजिए। ये 82.5 1 डिग्री 4 मिनट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 82.5 डिग्री के लिए कितने मिनट रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ करेक्ट है, आप बताएं, कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, गुणा कर लीजिए, कीजिए कीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप गुणा कीजिए। सब स्पून फीडिंग कि सर आए हैं वो तो चम्मच से खिलाएंगे। ऑनलाइन जितने स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी कैलकुलेट कीजिए। आपके सामने लिखा है 1 डिग्री देशांश यानी 4 मिनट, तो यहां पर लिखा हुआ है कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न भाग से पूर्व से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है, तो कितने मिनट बनेंगे। वो तो रटा रटाया ज्ञान था कि 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं जी, है ना। 15 5 75, 5 घंटे हो गए सीधे सीधे। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट थे, यानी 1 घंटा था, तो 15 5 75 यानी कि 5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। बचा 7.5 यानी कि आधा, तो 7.5, तो 75 और 7.5 जोड़ लीजिए, 82.5 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर मैंने 12 PM की बात किया था, तो ये 5.5 घंटे तो होगा। अब आगे होगा कि पीछे होगा, है ना, आगे होगा कि पीछे होगा। यहां पर 12 PM हो रहा है, दोपहर की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है। क्लियर है। आपको मैंने घूर्णन के बारे में बताया था कि पृथ्वी जो होती है वो घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी जो घूमने की दिशा है वो ऐसी है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो अगर मान लीजिए यहां पर अगर आपको सूर्य दिख रहा है, तो सूर्य जो है वो आपके कौन से गोलार्ध में पहले, सॉरी कौन से रेखांश में पहले पड़ेगा, ईस्टर्न रेखांश में, है ना, पूर्वी रेखांश पे या पूर्वी देशांश पे पहले पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर 12 बज रहा है, एग्जैक्ट दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उससे 5.5 घंटे पहले की यानी आगे की बात हो रही है। तो उस समय में अगर मान लीजिए इंग्लैंड में इस ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इस समय में भारत में शाम के 5:30 हो रहे होंगे। क्लियर है। तो बेटा ये सवाल पूछे जाते हैं, ये मत सोचिए कि ये मेंस में ही पूछे जाते हैं, ये प्री में भी सवाल पूछे जाते हैं कि देशांश के आधार पर जो कोऑर्डिनेट्स है उसके आधार पर समय का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। और इस समय में सवाल की जो गंभीरता होती है, सवाल की जो स्पेसिफिसिटी होती है, वो इतनी ज्यादा विशिष्ट हो जाती है कि आपको प्रत्येक महाद्वीप में देश की स्थिति भी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है, आप लिखिए। यदि ग्रीनविच में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लिखें, जो ऑनलाइन जुड़े हुए छात्र हैं वो भी लिखें कि ग्रीनविच में यदि दिन के 12 बज रहे हैं, यदि ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं तो 70 डिग्री न्यूयॉर्क में
क्या समय होगा? 70 डिग्री न्यूयॉर्क में क्या समय होगा? अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है जी। कैसे कैलकुलेट किया बेटा? इसके लिए न्यूयॉर्क की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहां बता रहा हूं कि ये जो सवाल है, ये सवाल के लिए आपको प्रत्येक देश की, और जैसे न्यूयॉर्क की बात की तो न्यूयॉर्क कहां पर स्थित है ना? पश्चिमी गोलार्ध में, यानी जो पश्चिमी रेखांश है उस पश्चिमी देशांश में स्थित है, अमेरिका का एक हिस्सा है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क की पोजीशन भी पता होनी चाहिए कि न्यूयॉर्क कौन से रेखांश में या कौन से देशांश में मिलेगा आपको। तो न्यूयॉर्क की पोजीशन लगभग कुछ यहां आती है, ठीक है, इस स्थान पर है, यानी कि इस समय से पीछे चलेगा। तो कितना था? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कितना समय बना? 4 घंटा 40 मिनट। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 12 बजे, दिन के 12 बज रहे हैं, तो 70 डिग्री न्यूयॉर्क में कितना बज रहा होगा? तो 12 माइनस आप कर लीजिए 4 घंटे 40, तो कितना बचेगा? 7:20। समझ में आया? अरे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, न्यूट्रल टाइप नहीं, न्यूट्रल टाइप नहीं चाहिए हमको, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि 70 डिग्री न्यूयॉर्क में क्या समय होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? पीछे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे? 70 है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। पढ़िए पहाड़ा, ठीक है। 15 चौके 60, बचा कितना? 10 जी। कितना होगा? हाँ, 15 छक 90, फिर कितना बचा? 10, फिर पढ़ो पहाड़ा, फिर 15 छक, हाँ जी, पहाड़े भूल गए कॉलेज में आके? कट कीजिए, हाँ पीछे। मैं चाहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप इसका उत्तर बताएं, बताएं। हाँ, और बताएं, पीछे कैसे निकाल सकते हैं? अरे 70 को गुणा कर लीजिए आप 4 से, सबसे बेस्ट, ठीक है, आपको ऐसे निकल जाएगा। कितना निकलेगा? इतना करने की आवश्यकता ही नहीं बेटा, समय की बाध्यता होती है। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आपका 70 डिग्री था, तो 70 को 4 से गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है, 280। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप 60 मिनट से, कितना हुआ? 6 चौ 24, और कितना बचा? 4, 6 पंचे 6 6 36, ठीक है, कितना हुआ? 4 घंटे नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ना, 6 चौ 24, 4, 1 मिनट, 6 चौ 24 बचा 4, 6 पंचे 30, 6 6 36। हाँ तो वो कंटिन्यू चलते रहेगा, 4 घंटे 50 मिनट। क्लियर? चौबीस 4 6 6 36 कैसे आएगा? बताएं। हाँ, आगे। हाँ तो बताइए ना आगे, अगर आप किसी चीज का उत्तर बता रहे हैं तो उसकी गंभीरता को भी बताइए कि क्यों सही है।
40 मिनट, यानी कितना हुआ 4 घंटे 40 मिनट। नहीं आया? 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट 60 डिग्री सीधे कट जाएगा, ठीक है। तो कितने में कटेगा? 4 घंटे में। फिर उसके बाद 10 डिग्री बचे, ये 10 डिग्री, 10 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर 40 मिनट, यानी 4 घंटे 40 मिनट। अब 4 घंटे 40 मिनट हमको 12 बजे में माइनस करना है, तो 12 में 4 घंटे 40 मिनट को माइनस कीजिए। 12 बजे में 4 घंटे 40 मिनट को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7:20 मिनट। अगर यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं तो यहां पर बजेगा 7:20 मिनट। कौन सा? 7:20 मिनट कौन सा? सुबह, है ना, क्योंकि पृथ्वी की जो स्थिति है, सूर्य यहां पर है दोपहर 12 बजे, तो इससे समय कैसे जाएगा? पीछे की ओर, यानी समय कम होगा, और समय कम होगा तो पश्चिमी भाग में, यानी हमको जो भी देश की हम बात कर रहे हैं उस देश में आपको स्थिति पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो एक होमवर्क आपके लिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 140 डिग्री, तो 140 डिग्री जापान में क्या समय होगा? तो जापान 140 डिग्री जापान में क्या समय होगा? ये होमवर्क है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जापान की स्थिति पता होनी चाहिए कि जापान कहां स्थित है। कोई बताएगा जापान कहां है? जी, आपके लिए एक क्लू मिल गया है कि जापान पूर्वी देशांश में आता है। अब आप पूर्वी देशांश पे 140 डिग्री को कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर? होमवर्क है, आराम से आपने जो लिखा था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट और 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, है ना। कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है, मगर ये होमवर्क है तो बाकी लोगों के लिए भी घर में जाकर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। कल के पिछले 2 क्वेश्चन थे जिसका होमवर्क बाकी है, और आज का ये एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझ में आ जाना चाहिए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट को आप रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। 140 है, उसको इंटू कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे से सवाल है जो देशांश रेखाओं से संबंधित होते हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो देशांश रेखाएं हैं, उस देशांश रेखाओं से संबंधित सवाल में कि ग्रीनविच मेडिरियन टाइम पर समय क्या होगा, समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण कहां से होता है, भारत का समय निर्धारण कहां से होता है, और देशांश रेखाओं से हम क्या ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो देशांश रेखाओं से हम क्या ज्ञात करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। क्लियर है। ग्रीनविच मेडिरियन टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, कहां से निर्धारित होता है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहां स्थित है? लंदन के निकट। ठीक है। और भारत का समय कहां से निर्धारित होता है ना। भारतीय समय निर्धारण को कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, और वो नैनी से निर्धारित होता है। क्लियर जी। और हमने जो बात की थी अक्षांश और देशांश रेखाओं की, तो एक छोटा सा हम रिमाइंडर ले लेते हैं फटाफट। आज के लिए इतना काफी है। कुछ नई चीजें समझ में आई, कैसे धर्म बने समझ में आया,
है ना। तो किसी भी प्रकार से जितने हमारी कक्षा में, ये तो धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, केवल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर धर्म का निर्माण किया गया, तो किसी तरीके से कोई भी मन मुटाव तो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कक्षा में पूरी तरीके से थे तो शायद आपके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, हम घास फूल पत्ती का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल है, वो किसी और चीज का उपयोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं। कोई सवाल मैं पूछना, यानी मैं चाह रहा था कि कोई बोल देते कि सर क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो वाइन भी चढ़ाते हैं, क्यों? है ना, वो रहते हैं। आपने पीके मूवी देखी है? उसमें बोले ये लोटा में क्या है? बोले वाइन। भगवान जी नारियल पानी से बोर हो गए इसलिए वाइन पे आ गए। तो केवल वो नहीं है बेटा, जितने भी आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानने वाले जो धर्म है, ईसाई धर्म को मानने वाले जो देश हैं, वो देश आपके इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो थोड़े से टेम्परेट रीजन में ये अपनी गर्मी, अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए इस तरीके के पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अल्कोहल का लेते हैं ताकि बॉडी जो है वो वार्म अप रहे, बॉडी गर्म रहे, इसलिए जिसका वो उपयोग कर रहे हैं उसी को वो अपने आराध्य को अर्पित भी कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी धर्म में, किसी भी चीजों में ये अलग अलग चीजें जो आई है वो केवल और केवल उसकी भौगोलिक स्थितियों को देखकर आई है। क्रिश्चियन धर्म जो है ईसाई धर्म में वो चढ़ाया जाता है, वो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो जिस रीजन में रह रहे हैं, टेम्परेट रीजन में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में अपने आप को गर्म रखने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अक्षांश और देशांश रेखाओं की हम बात कर रहे थे। तो अक्षांश रेखाएं और देशांश रेखाएं जो है ये पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक, जी हाँ, हर एक देशों का अलग अलग मानक समय होगा। हर एक देश के पास उनका एक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे हमारे 82.5 है, अगर इस देश, यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी देश होंगे इनका समय एक हो सकता है। हाँ, यही तो आपको सॉल्व करना है। अब आपको मैंने बता दिया था कि न्यूयॉर्क की कोऑर्डिनेट कितनी है, 70 डिग्री। कितना निकला था? 4 घंटा 40 मिनट पीछे, और यहां से हम 5.5 घंटा आगे हैं, तो उसको जोड़ लीजिए। दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमसे पीछे है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और वो पृथ्वी के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर यात्रा करता है, तो उसके दिन में कमी आती है ना। अगर कोई व्यक्ति पूर्वी देशांश से पश्चिमी देशांश की ओर यात्रा कर रहा है तो उसके ट्रेवल में एक दिन की कमी आती है। वो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है और वो व्यक्ति ऐसे जा रहा है ना, तो वो स्थान पर जल्दी पहुंचेगा, तो एक दिन की कमी आती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिमी रेखांश से पूर्वी रेखांश की ओर ट्रेवल करता है तो उसका एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी चल रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है, यानी हम जिस लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं वो लक्ष्य आगे भाग रहा है। ठीक है, तो एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा कि पूर्वी रेखांश से, पूर्वी देशांश से जब हम इधर बढ़ते हैं तो आपका जो समय है वो कम होता है, एक दिन में कमी आती है। और अगर हम पश्चिमी रेखांश से, पश्चिमी देशांश से पूर्वी देशांश की ओर आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो समझ गए, क्योंकि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है। ठीक है, तो हमने बताया कि अक्षांश और देशांश की बात हो रही थी, तो दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाओं की जरूरत हमें पड़ी किसी भी देश की स्थिति, उसकी जलवायु, उसके मौसम और समय के निर्धारण के लिए। तो अक्षांश रेखाओं की हमने पहले बात की, तो लैटिट्यूड्स की बात की। तो ये लैटिट्यूड्स पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, जिसके आधार पर किसी भी स्थान की जलवायु, उसकी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 और अक्षांशीय वृत्तों की संख्या है ना 179, 179। ठीक, भूमध्य रेखा एकदम बीच में खींची गई रेखा है जो 0 अक्षांश रेखा भी कहलाती है। इसके आधार पर जो पृथ्वी है वो पृथ्वी 2 बराबर भागों में बट गई। ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव से संबंधित जो गोलार्ध था उसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया, दक्षिणी ध्रुव से संबंधित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया।
0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो खींची गई काल्पनिक रेखा कर्क रेखा, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई रेखा मकर रेखा। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 के बाद ऊपर जो 66.5 डिग्री की हम बात कर रहे थे, तो 66.5 डिग्री के ऊपर का जो भाग है वो आर्कटिक व्रत कहलाता है, वहीं 66.5 डिग्री साउथ से नीचे वाला जो भाग है वो अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। अक्षांश रेखाओं की सहायता से किसी भी जगह की स्थिति और उसकी जलवायु का हम पता कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। और देशांश रेखाओं की जो हम बात कर रहे थे कि देशांश रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है और जो भूमध्य रेखा के लंबवत हैं। और देशांश रेखाओं की सहायता से हम समय का निर्धारण करते हैं, देशांश रेखाओं की सहायता से समय का निर्धारण करते हैं। और विश्व में जो समय का निर्धारण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा या जीएमटी ग्रीनविच मीडियन टाइम के द्वारा होता है। लंदन में ये ग्रीनविच स्थित है, लंदन के निकट। और भारत की अगर बात करें तो भारत में ये भारतीय मानक समय निर्धारित होता है इलाहाबाद के निकट नैनी से। ठीक है, 1 डिग्री देशांश की कुल संख्या कितनी है देशांश रेखाओं की? 360। ठीक है, 360 देशांश रेखाएं, और 1 डिग्री देशांश जो है वो 4 मिनट की दूरी को तय करती है। अगर मान लीजिए पृथ्वी की पोजीशन 1 डिग्री चेंज होती है तो 4 मिनट की दूरी तय करती है। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप घर में जाकर सॉल्व कीजिएगा। मध्य प्रदेश की स्थिति की हमने बात की थी कि सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर 2 जिले हमने कल देखे थे, इनके बीच का कितना समय था? लगभग 34 मिनट। तो 34 मिनट क्यों आया अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने भौगोलिक स्थितियों में उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे थे। तो आप देखिएगा कि 34 मिनट क्यों आया। ठीक है, क्लियर है? तो 34 मिनट कैसे निकले, वो इस देशांश की सहायता से निकले थे। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। कुछ समझ में आया? मजा आया? चलिए तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।